संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार आपसी गतिरोध बना हुआ है। दोनों सदनों में लगातार तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। बजट सत्र के 7वें दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हंगामे के बीच पारित हुआ। 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण के बिना पास हुआ हो। इससे पहले 10 जून 2004 को विपक्ष ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह को धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया था। आज लोकसभा शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर स्पीकर ने पहली बार 65 सेकंड के भीतर, दूसरी बार 5 मिनट में और तीसरी बार 2 मिनट में कार्यवाही स्थगित की। लोकसभा 3 बजे दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित किया गया। मैं प्रधानमंत्री जी और बीजेपी को याद दिलाना चाहता हूं कि 10 जून 2004 को तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना वक्तव्य, अपना भाषण नहीं दिया मोशन ऑफ थैंक्स पर, क्योंकि वो दे नहीं पाए। जून 10, 2004 को he did not reply because he could not reply। तो ये प्रधानमंत्री मौजूद थे लोकसभा में, और जब उनका दूसरा भाषण हुआ अगले साल 10 मार्च 2005 को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति को 2 बार धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि पहली बार मैं दे नहीं पाया, मुझे रोका गया 2004 में जून के महीने में। तो जून के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 2004 का, और अभी मार्च 2005 में मैं दूसरी बार उनको धन्यवाद दे रहा हूं। तो ये रहा है बीजेपी ने जिस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को रोका, और मनमोहन सिंह जी मौजूद थे लोकसभा में जब उन्होंने भाषण का जवाब नहीं दिया। लोकसभा में बुधवार को शाम 5 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब विपक्ष की महिला सांसदों ने सत्ताधारी नेताओं की कुर्सियां घेर ली। इसमें पीएम मोदी की कुर्सी भी थी। महिला सांसदों के हाथ में बड़े बैनर थे जिन पर लिखा था, जो सही है वो करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले थे, लेकिन विपक्ष की महिला सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित कर दी गई। इससे पीएम का संबोधन भी टल गया। इस बीच कांग्रेस के लोकसभा से निलंबित सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि जब तक लोकसभा में राहुल गांधी को अपनी बात रखने की इजाजत नहीं दी जाती, तब तक विपक्ष पीएम मोदी को सदन में बोलने नहीं देगा। कांग्रेस के इस अवरोध को बीजेपी अबोध बालक की तरह जिद बता रही है। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा होती है, और वो जनता की अभिव्यक्ति की वहां पर विचार रखे जाते हैं, लोगों की समस्या और मुद्दे रखे जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का व्यवहार लोकतंत्र के खिलाफ, संसद की मर्यादा के खिलाफ, संसद की गरिमा के खिलाफ उन्होंने काम किया, संसद को कांग्रेस के लोगों ने चलने नहीं दिया। इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है। इसलिए आज राज्यसभा में हमारे नेता जगत प्रकाश नड्डा जी ने अबोध बालक की संज्ञा दे करके उनको एक तरह से लोकतंत्र में उनको ज्ञान के लिए विभूषित करने का काम किया है। देखिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी कांग्रेस ने बजाई है। कांग्रेस को ज्ञान नहीं है और अभिमान है। उनको ये लगता है कि लोकतंत्र से बेहतर वो अपने शासनकाल में राजतंत्र की तरह शासन चलाते थे, संविधान को तार तार करते थे और पार्लियामेंट के कामों में अपने अनुकूल चीजों को चलाने का वो काम करते थे। लेकिन आज लोकतंत्र मजबूत हुआ है, लोकतंत्र की नींव मजबूत हुई है, और जिस प्रकार से संसद की मर्यादा को कांग्रेस ने भंग करने का काम किया, जनता की गाढ़ी कमाई को खत्म करने का काम किया, जनता की आवाज को दबाने का काम किया, क्योंकि यहाँ पर जनता की आवाज और अभिव्यक्ति यहाँ के सांसद अपने मुद्दे को लेकर करते हैं।
इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राज्यसभा में जेपी नड्डा के अबोध शब्द को सुधांशु त्रिवेदी ने समर्थन करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नेता सदन ने जिस अबोध शब्द का प्रयोग किया है वो बोध शब्द में आ प्रत्यय लगाकर बना है, अर्थात जिसे ज्ञान ही ना हो। वैसे ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। ये बात नेता प्रतिपक्ष के आचरण से प्रमाणित होती है। अबोध होने का प्रमाण यह है कि जिसे ये ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस में सब्सटेंशियल एविडेंस मीडिया रिपोर्ट्स नहीं होती, सदन के पटल पर मीडिया रिपोर्ट प्रमाणिक तथ्य नहीं है, जिसे ये ना पता हो कि सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच का कम्युनिकेशन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और गोपनीय होता है और शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत आता है। सुधांशु त्रिवेदी ने 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के लिखे पत्र का भी जिक्र किया, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया। हमारी तरफ से पूरा सम्मान किया जाता है। सर, नेता सदन ने यदि अबोध शब्द का प्रयोग किया है तो बोध का अर्थ होता है ज्ञान। इसमें अप्रत्यय लगाकर जो ज्ञान ना हो उसके लिए अबोध होता है। कोई सम्मान नहीं, किसी का असम्मान नहीं है। सर, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। और अबोध होने का प्रमाण यह, जिसे यह ना पता हो कि फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर सब्सटेंशियल एविडेंस मीडिया रिपोर्ट नहीं होती है, वो अबोध है। सर, जिसे यह ना पता हो कि सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री के बीच का कम्युनिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में आता है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकता, वो अबोध है। और सर, मैं ये भी कहना चाहता हूं, यदि किताब की बात है सर, मैं कोट करता हूं और इसको सब्सटेंशिएट कर सकता हूं। 19 नवंबर 1962 जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को लिखा कि हमें B-2 बॉम्बर चाहिए, हमें स्क्वाड्रन चाहिए जिसका नेतृत्व आप करें। और सुनिए, उस समय अमेरिका में भारत के राजदूत B.K. नेहरू, जो नेहरू जी के भतीजे थे, उन्होंने अपनी किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड में सर उन्होंने लिखा कि जब मैं वो पत्र देने जा रहा था प्रेसिडेंट के एडवाइजर को, तो मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जब अपनी एयरफोर्स की कमांड उनको दे रहे, मैं रोया था। B.K. नेहरू की किताब गुड गाइज फिनिश सेकंड। तो सर, ज्ञान और अज्ञान दोनों को समझ में रखकर तब देश के बारे में विचार करना चाहिए। राज्यसभा में भी राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोकने के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल को पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित किताब पर नहीं बोलने दिया, मैं उस पर यहां बोलूंगा। इस पर उपसभापति ने उन्हें रोक दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने खड़गे को कहा कि राहुल गांधी नियम नहीं मानते, आप उन्हें समझाते क्यों नहीं। जेपी नड्डा ने भी खड़गे से कहा कि राज्यसभा में लोकसभा का मुद्दा नहीं उठा सकते, आप कांग्रेस को अबोध बालक का बंधक न बनने दें। हंगामे के बाद विपक्षी सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। सर, मेरा एक ही निवेदन आपसे है कि ये बार बार नेहरू जी को गालियां देना, इंदिरा जी को गालियां देना, अपोजिशन लीडर के लिए आपने जो शब्द उपयोग करे वो खंडनीय है। और वो ये चाहते हैं कि भाई ये नरवणे की किताब है, इसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। अमेरिका को बेचने वाले देश को प्रोटेस्ट करते हैं। माइक शुड बी गिवन टू द ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। सभापति जी, आपने देख लिया प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। प्रजातंत्र के बारे में बोलने वाले लोग किस तरीके से प्रजातंत्र का मजाक करते हैं और गला घोटते हैं, वो हमको सामने दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है। आपने सभापति जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को एक बार नहीं 3 बार मौका दिया पूरी, और उन्होंने अपनी पूरी बात कही है, पूरी की पूरी बात कही है, लेकिन उनका एजेंडा कुछ और है। और उनका एजेंडा यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है,
उसमें कैसे विघ्न डाला जाए, कैसे बाधा डाली जाए, यह कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हो गया है। और उनको जिस तरीके से भारत की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को बारंबार मिल रहा है, वह इनसे सहा नहीं जा रहा है। ये बौखलाहट में आ गए हैं। दे हैव बिकम डेस्परेट and they have got nothing to do with the development of the country. They are self seekers और इनको अपनी पार्टी और अपना हित, और अपने हित में भी एक परिवार का हित वही दिखता है जिसके लिए काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अबोध बालक कहने पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि असली मुद्दा यह है कि जो किताब अभी रिलीज नहीं हुई है, उस किताब ने सरकार को अपना चेहरा छिपाने पर मजबूर कर दिया है। क्या हमने पहले कभी ऐसी स्थिति देखी है जहां राष्ट्रपति के भाषण पर कोई चर्चा नहीं हुई हो, प्रधानमंत्री बोल नहीं पाए? जो व्यक्ति आम तौर पर बोलने के लिए इतना उत्सुक रहता है, उसे इस बार मौका नहीं मिला क्योंकि उस किताब ने कुछ सच सामने ला दिए। जहां तक नड्डा जी और दूसरे लोग कह रहे हैं, वो और क्या कर सकते हैं? उनकी स्क्रिप्ट और शब्द सीमित हैं। मैं समझता हूं कि नड्डा जी को थोड़ा इस अफसाने में बात मिलाई है। एक किताब ने इस सरकार को बेनकाब करके रख दिया। एक किताब ने, आखिर क्या है उस किताब में? तो जितना आपने यहाँ अपनी बुद्धि का परिचय दिया, उसके बदौलत आज वो किताब पढ़ी जा रही है, उसके उदाहरण पढ़े जा रहे हैं। तो ये इस तरह की पर्दादारी से ना सरकार बेपर्दा होती है। अब नड्डा साहब आलोचना के लिए बेहतर शब्द चुन सकते थे, लेकिन मैं समझता हूं शब्दावली की कमी राजनीतिक संकीर्णता का परिचायक है। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने देना चाहिए। वे किस बात से डर रहे हैं? क्या वे इस बात से डर रहे हैं कि वो किसी किताब से कुछ कोट करेंगे? क्या वे इस बात से डर रहे हैं कि हम उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने ये ट्रेड डील की है जिसके तहत सभी किसानों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है? Why don't you ask the government? Why don't you ask the government why the leader of opposition is not allowed to speak? Why don't? No, have you? I would like to know. Have you asked them? Have you asked Amit Shah ji? Have you asked the Prime Minister? Have you asked the government why they are not allowing the LOP to speak? Do they have any basis to stop him from quoting a published source? They do not. So don't continuously every day ask this question to the opposition. The fact is, no. Yes, we are. Yes. 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 There is no discussion because the government does not want to discuss anything. That is the fact. And frankly, if the government has given you questions to ask, then it's fine. I'll answer them all. I'll answer them all. Ma'am, very serious allegation on opposition. I have already. कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि स्पीकर तय करेंगे कि मैंने किस नियम का उल्लंघन किया है। मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, इसीलिए स्पीकर की चेतावनी के बाद भी मैं चिल्लाता नहीं रहूंगा। हो सकता है कि उन्हें स्पीकर के लिए कोई सम्मान ना हो, लेकिन बीजेपी संविधान का सम्मान करती है। अगर स्पीकर को लगता है कि मुझे सदन से बाहर भेज देना चाहिए तो मैं उनका कहना मानूंगा और उनकी आदेश का विरोध नहीं करूंगा। आज फिर मैं कई फाइलें लाया। देखिए, किताब तो मैंने सारे ट्वीट कर दिए। अब जनता उस किताब को पढ़ेगी और जनता उसके ऊपर निर्णय करेगी कि किस तरह से जो है मक्कारी का इतिहास रहा, गद्दारी का इतिहास रहा, भ्रष्टाचार का इतिहास रहा, और किस तरह से जो है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भारत की स्वतंत्रता को गिरवी रखा गया, भारत का तोड़फोड़ किया गया, किस तरह से भ्रष्टाचार किया गया, वो सारे इतिहास हैं। मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं तारकेश्वरी जी के इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं कई एक जो है नायडू के इतिहास में, किसी के इतिहास में नहीं जाना चाहता। यदि मैं जाऊंगा मथाई के इतिहास में नहीं जाना चाहता, दिनेश सिंह के इतिहास में नहीं जाना चाहता, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के इतिहास में नहीं जाना चाहता। इतिहास में यदि जाऊंगा तो इतिहास के पन्ने इतने काले हैं जो मुझे खुद ही शर्म आती है उसके बारे में बात करना। प्रियंका जी कह रही हैं कि आप इसलिए डर रहे हैं राहुल गांधी के बोलने एप्टीन फाइल से और सब चीजों से, और कल तो आपको भी लेकर टिप्पणी की गई कि प्रधानमंत्री ये सिर पैर की बातें क्या है कि किस तरह की फाइल, कौन सी बात है?
ये हेंडरसन ब्रुक की बात हम कर रहे हैं, भगत के डायरी की बात करते हैं, उसके कमेटी की बात कर रहे हैं। देश के बारे में बात करो ना यार। देश को तुमने किस तरह से स्थिति में पैदा किया, एंडरसन को कैसे भगा दिया भोपाल से, कोतरेची का कैसे बैंक अकाउंट खोल दिया, क्या बात करना चाह रहे हो यार। चित्रा सुब्रमण्यम जिंदा है, उन्होंने मेरे ट्वीट को जो है कोट ट्वीट किया, जाके उनसे पूछिए। तवलीन सिंह की किताब है, उनसे पूछिए। कई एक लोग जिंदा है ना, अरुण शौरी जी जिंदा है, इवन शशि थरूर की किताब को कोट करिए ना। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया, मगर प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं बोल पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए, तानाशाही नहीं चलेगी। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि खड़गे जी की उम्र देखते हुए उन्हें बैठकर नारे लगाने की इजाजत दी जाए। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। मोदी ने कहा कि इन लोगों को कभी न कभी जवाब देना होगा। कांग्रेस के पास न सोच थी, न विजन और न इच्छा शक्ति। उसका परिणाम देश को भुगतना पड़ा। हमारी ताकत इनकी गलतियों को सुधारने में भी जा रही है। दुनिया में जो इमेज भारत की बनी थी, उसे सुधारने में ताकत जा रही है। आदरणीय सभापति जी, हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, जब हमें देश की जनता ने सेवा करने का मौका दिया, तब फ्रेजाइल 5 के रूप में ये देश जाना जाता था। जब हमें अवसर मिला, तब देश आजाद हुआ, तब हम दुनिया में 6 नंबर की इकोनॉमी थे। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक हाल करके रखा कि 11 पे पहुंचा दिया। आज हम 3 पर जाने की दिशा में तेज गति से आदरणीय सभापति जी, आज कोई भी सेक्टर देश कीजिए, चाहे साइंस हो, चाहे स्पेस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, हर क्षेत्र में आज भारत एक कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। कोविड के बाद विश्व में जो स्थितियां पैदा हुई और ऐसी नई नई चीजें जुड़ती गई, आज दुनिया संभल नहीं पा रही है। ऐसे में साफ साफ नजर आ रहा है कि दुनिया एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ, नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक वर्ल्ड ऑर्डर बना था, अब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता पक्ष को कुछ करना नहीं है और यहाँ आकर उपदेश दे रहे हैं। एक सदस्य जिनकी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गया, पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। ऐसे सभी साथियों से मैं कहूंगा कि तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे। आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहाँ छिपाओगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी, कांग्रेस, लेफ्ट, डीएमके के दशकों से केंद्र की सत्ता में रहे हैं, राज्यों में सत्ता में रहे हैं, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी। आज डील की चर्चा गौरव से होती है, तब डील के नाम पर वो फोर्स याद आता है। इन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया है। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए, और शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है। पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। आदरणीय सभापति जी, ऐसे सभी साथियों से मैं आज जरूर कहूंगा, तुम कितना दुनिया को धोखा दोगे, तुम
कितना दुनिया को धोखा दोगे? आईना देख लिया तो अपनी सच्चाई कहां छिपाओगे? कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी? आज डील की चर्चा होती है तो गौरव से कहते हैं, तब डील की चर्चा होती थी तो बॉफोर्स डील याद आता था। ये डील होते थे। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों के जीवन में बदलाव आना उनकी प्राथमिकता नहीं थी। आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ उदाहरणों के साथ भी बात बताना चाहता हूं क्योंकि यहां चर्चा में ये सारे विषय आए हैं और इसलिए मुझे कहना बहुत जरूरी है। अब एक उदाहरण देता हूं मैं बैंकिंग सेक्टर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारे का जिक्र पर कांग्रेस पर हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैसे कांग्रेस के साथियों का हमारा विशेष प्रेम है। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसके तहत विकसित भारत की जमीन मजबूत कर रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं। एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तैयार कर रहा हूँ, वहीं कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने की तैयारी कर रही है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी की नारे लगा रहे हैं। ये कौन सी दुकान है जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने की बात करते हैं? ये कौन से संविधान से सीखा है जो देश के किसी नागरिक की कब्र खोदने की बात करते हैं? एक तरफ देश के युवाओं के लिए मजबूत जमीन तय कर रहा हूं तो कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने के कार्यक्रम करवा रही है। और मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं। जी, ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? और उनको इसका कोई खेद नहीं है। अगर इसके बाद क्या बयान देंगे? बयान देखो, प्रधानमंत्री राज्यसभा में भी रो रहा था। किस प्रकार के संस्कार और वृत्तियों से पले बड़े लोग हैं ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे संबोधन के बाद कहेंगे कि देखो प्रधानमंत्री राज्यसभा में रो रहा है। ये लोग किस प्रकार के संस्कार से पले बड़े हैं। मेरे लिए अनुभव बुरा रहा 2002 से जब वे विपक्ष में थे, 2004 से जब वे सत्ता में थे, तब से और 2014 से संसद का कोई सत्र नहीं गया जब मोदी को गाली न दी गई हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोकतंत्र के मंदिर को अपमान करना गलत है। स्पीकर के मुंह पर कागज फेंके गए। कल दोबारा किया। उस समय आंध्र के दलित परिवार का बेटा कुर्सी पर बैठा था। पहले नॉर्थ